ये क्वेश्चन पिछली स्लाइड से रिलेटेड है। इसमें आपको एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है जब n 2 हो, और इसको कंपेयर करना है उस रिजल्ट से जो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से कैलकुलेट किया था। अब हम तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड था वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड में हम तीन वेव्स कंसिडर करते हैं जिनके तीन इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स में जो फेज डिफरेंस है वो दो में, फर्स्ट टू में जो है वही सेकंड और थर्ड में होगा। ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेथड में हम एक्चुअली हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए जो फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से मिला देते हैं, जैसे कि हम हेड टू टेल रूल में करते हैं। ये फर्स्ट वेक्टर हमने ड्रा किया, सेकंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के हेड से ड्रा होगा, इसी तरीके से थर्ड सेकंड के हेड से ड्रा होगा, फाइनली फर्स्ट का हेड टेल और लास्ट का हेड मिला देंगे। ये रिजल्ट है। इसका जो फेज है वो डेल्टा है और एम्पलीट्यूड ए। इस तरह से हम वेक्टर मेथड से रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम दो वेव्स के इंटरफेयर करने के बाद जो वेव मिलती है उसकी इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, जो कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की इंटेंसिटीज़ पर डिपेंड करेगा। हमें पता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 लें तो I1 जो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी E1 डॉट E1 यानी E1 मॉड स्क्वायर। इसी तरीके से सेकंड वेव की जो इंटेंसिटी होगी वो होगी I2 E2 डॉट E2, और जो रिजल्टेंट है इंटेंसिटी वो डिपेंड करेगी E1 और E2 के वेक्टर सम पे। लिहाजा I जो है वो E1 प्लस E2 डॉट E1 प्लस E2 होगा। राइट साइड को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे हम इसमें। तो तीन टर्म्स हमारे पास, चार टर्म्स आ जाएंगी जिसमें से दो टर्म्स सिमिलर होंगी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है। तो लिहाजा वो तीन टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, E1 डॉट E1, E2 डॉट E2 और 2 टाइम E1 डॉट E2। अब अगर हम राइट साइड पे फर्स्ट टर्म को देखें तो ये इंटेंसिटी है फर्स्ट वेव की, और ये वाली जो है ये इंटेंसिटी है सेकंड वेव की, और ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है आपको। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा E1 मॉड इंटू E2 मॉड कॉस थीटा। जो कॉस थीटा है वो कोसाइन होगा उस एंगल का जो E1 और E2 के दरमियान में होगा। तो E1 मॉड जो है वो असल में E1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब ये कि स्क्वायर रूट ऑफ I1। E2 मॉड जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ I2 हो जाएगा, और एक्सप्रेशन हमारा इंटेंसिटी का जो है बनेगा वो ये बनेगा कि I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 एंड कॉस ऑफ डेल्टा। डेल्टा जो है वो एंगल है E1 और E2 के दरमियान में, या फेस डिफरेंस है E1 और E2 का। डेल्टा निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है कि S2 माइनस S1 प्लस phi2 माइनस phi1, जिसमें S1 जो है वो पार्ट डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और phi2 माइनस phi1 जो है वो फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टोटल फेज एंगल है बिटवीन E1 एंड E2। I12 जो है वो है 2 टाइम रूट ऑफ I1 I2 cos डेल्टा, और I12 जो है ये असल में हम कहते हैं कि
ये इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर I1 और I2 I0 के बराबर हो तो जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा I0 प्लस I0 प्लस 2 टाइम रूट ऑफ I0 कॉस डेल्टा, और I0 रूट से बाहर, थर्ड टर्म में I0 रूट से बाहर आ जाएगा, और I0 को अगर आप कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस डेल्टा, और 1 प्लस कॉस डेल्टा जो है वो उसमें हाफ एंगल फार्मूला लगा दें तो एक्सप्रेशन आ जाएगा 4I0 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डेल्टा बाई 2। ये फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। अगर दोनों वेव जो है वो कम्प्लीटली ओवरलैप कर रही हो, यानी डेल्टा अगर ज़ीरो हो, तो जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी आई जो है वो 4I0 के बराबर हो जाएगी, और अगर ये डेल्टा ज़ीरो होगा तो कॉस 1 होगा, उस वक्त हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। The next topic is Young double slit experiment. In Young double slit experiment, two different sources which are monochromatic are produced by division of wavefront. The wavefront is incident on two pinholes, and two further wavefronts are emerged from pinholes S1 and S2, two pinholes. This idea was basically given by Francesco Maria Grimaldi in 1640, around 1640. Young actually modified or improved Grimaldi's experiment by putting a pinhole between extended source and pair of pinholes. So here you see we have setup of Young double slit experiment. With this portion was actually the setup of Grimaldi, where extended source falls on two pinholes. This pinhole was introduced by Young to improve the intensity of interference pattern. So S1 and S2 are two holes. Two wavefronts are coming from these holes, and these two wavefronts, when reach to point P on the screen, which is at a distance L from these pinholes, constructive and destructive interference fringes are formed. These fringes are dark and bright depending upon the nature of the interference. The light which is coming from S1 covers distance S1, and light coming from pinhole S2 covers distance S2. Obviously S2 is greater than S1 by an amount which is given by delta, which is equal to S2Q, where Q is point such that L is drawn from S1 on S2P. A is the separation of the pinholes S1 and S2. So if we look at this, triangle S1 S2Q, it is a right angle triangle. The angle between S1 and S2 and S2Q is theta, which is equal to the angle, this angle between optic axis and ray coming from center of the two pinholes and reaching at point P. These two triangles OPX and S1 S2Q are similar triangles. Now we will calculate the position of bright and dark fringes. The distance between the part of its delta is equal to S2 minus S1.
For constructed inference, the path difference should be m lambda, and if you look at the triangle S1 and S2, the delta, which is the path difference, can be written in terms of A, which is equal to delta upon A is actually sine theta, so delta is A sine theta. Similarly, for destructive interference, the path difference should be m plus half lambda. And the phase difference is k time S2 minus S1. K is 2 pi over lambda. S2 minus S1 is delta. Delta is A sine theta. Therefore, it is 2 pi A sine theta. And since amplitudes of two waves are nearly equal because they are produced by the same wavefront, so the resultant intensity is given by 4I naught cos square delta by 2, which is which we have seen in previous slides. Delta is, here we have delta. Delta is the phase difference, which is equal to 2 pi lambda A sine theta. So we put the value of delta here, 2 pi over lambda A sine theta. And finally we get 4 I naught cos square pi upon lambda A sine theta. If P is not very far from optic axis, then tan theta and sine theta will have the same value, approximately the same value, and it is equal to y upon L. So we substitute this sine theta by y over L. So I is equal to 4I naught cos square pi A over 4 over L lambda. For constructive interference, cos square for maximum, not constructive, for maximum intensity, the value of cos square should be 1, and I would be in this case 4I naught. So cos square is 1 if pi A y over lambda is equal to m pi. So from here we get y equals m L lambda over A. L is constant, lambda is constant, A is constant. M is an integer, so it's mean y have different values for different m, so we label y with a subscript m. So this expression gives you position of mth bright fringe. Similarly, you should derive an expression for position of mth dark fringe and show that the distance between two consecutive dark fringes or two consecutive bright fringes is constant. In Young double slit experiment, we see that two monochromatic sources which interfere are generated through two pinholes. These two sources are real sources. Actually, they are originated from single wavefront. Two different sources which are monochromatic can also be generated by light mirror. Here we have a source S and we have a screen. This is a screen on which we will see the interference pattern. This is light mirror. A ray of light coming from S falls on the screen. Another line strike near M dash and is reflected from the light mirror. After reflection, it goes in direction such that law of reflections are fulfilled. It seems that this ray is coming from another source which is somewhere here. This is not real source, this is a virtual source. So this is the
property of Lloyd mirror that the second source, which is also monochromatic, is a virtual source. So this is the second source, which is separated by a distance a from the actual source. It is S dash is a virtual source, and you see this ray looks like coming from S dash. Another ray falls near M and is reflected from this part, and it falls on the screen. This ray, it seems that this ray is coming from the virtual source S dash, and here we see the interference pattern formed between this point and this point. So in this way, the interference pattern was generated by using single source or two sources. One is real and one is virtual.